देखिए भाई सीटेड वाले बच्चे तो मैं लाइव वो सभी को दिखाई दे रहा हूं। नॉट अवेलेबल, गुड आफ्टरनून, क्या दिखाई दे रहा हूं? क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही होगी, सुनिएगा सुनिएगा सभी, अब देखिएगा आवाज आ रही है। देखिए भाई सुनिए, सीटेट के बच्चों के लिए मैंने एक पैसेज दिखा दिया था, लेकिन पहले व्याकरण की चीजें चलेंगी और कई सारे व्याकरण की चीजें हैं। मैं आपको वाक्य करा चुका हूं, मैं आपको शब्द करा चुका हूं, संज्ञा भी करा दिया और एक टॉपिक है सर्वनाम और एक समास भी करा चुका हूं। तो देखिए अभी कुछ टॉपिक बाकी हैं जो मुझे कराने हैं, फिर पेडागोजी पे चलेंगे। ठीक है, सर्वनाम है, एक टॉपिक है क्रिया है, कभी सुना होगा सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ये भी सिखानी है। एक विशेषण का टॉपिक भी लेना है, कभी कभी इसमें भी पूछता है, और विशेषण के अलावा क्रिया विशेषण भी है, ये भी सिखाना है मुझे। तो व्याकरण की अभी कुछ चीजें हैं, एक उपसर्ग प्रत्यय भी है, तो कुछ व्याकरण की चीजें चलेंगी। संस्कृत का जरा एक बार अध्ययन मंत्र पता कीजिएगा, वो लेते हैं क्लास या नहीं। तो शुरू करूंगा, काफी दिनों में आया, मेरी क्लास काफी दिनों में चल रही हुई है। देखिए सर्वनाम शुरू करता हूं, बस ज्यादा कमेंट कम करूंगा, मैं पढ़ाना पे शुरू कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और इसके बाद बेटा कुछ प्रश्न है, देखिए ये इस तरह के प्रश्न आएगा कि किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो शुरुआत कर रहा हूं, देखिए शुरू करें। परिभाषा कमाएगी, एक सेंटेंस आएगा या एक शब्द पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि मैं, फिर पूछेगा क्या ये सर्वनाम है या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा सर्वनाम है। कई बार ये प्रकार में भी पूछ सकता है कि इसका कौन सा प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो शुरू कर रहा हूं, पहली बात सुनिए, अगर कभी सर्वनाम के बारे में पूछा जाए, सर्वनाम का वन वर्ड में अर्थ क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर पूछा जाए तो देखिएगा। अच्छा द्वंद्व और बहुब्री रह गया था बेटा, अच्छा द्वंद्व और बहुब्री रह गया था, तो चलिए पहले वो कर देता हूं मैं, सुनिएगा। द्वंद्व और बहुब्री रह गया, सर्वनाम अभी बताता हूं। द्वंद्व समास और बहुब्री समास आपका रह गया था, तो पहले वो होगा। बढ़ा दिया मैंने सर्वनाम, तो नहीं होगा सर्वनाम, फिर हम क्रिया को लेकर चलेंगे, सुनिएगा। फिर हम क्रिया, सर्वनाम हो गया तो हो चुका है तो नहीं होगा, सर्वनाम करा चुके हैं तो आप वीडियो में देखिएगा, सर्वनाम टॉपिक नहीं ले रहा, अच्छी बात है। तो सुनो, एक मैं ऐसा करता हूं, मैंने तुम्हें सर्वनाम पढ़ाया था, इसका दूसरा पार्ट, दो सर्वनाम रह गए, समास पढ़ाया था मैंने तुम्हें, सर्वनाम पढ़ा दिया था तो संज्ञा भी पढ़ा दी, तो यानी क्रिया का टॉपिक आना चाहिए। समास करा रहा था, चलिए समास, तो बच्चे सुनिएगा, समास का ये पार्ट रह गया था, यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। क्या लिखा है? समास। सुनिएगा मेरी बात सभी, समास चल रहा था और हम 4 समास कर चुके थे। एक बात और बता दूं, समास में, समास असली में 6 प्रकार का है, 6 भेद हैं। और कौन कौन सा है, तो आज इसी को कर लेंगे बच्चे, आज की क्लास इसी को कवर कर लेंगे, फिर अगली क्लास में जाएगा। और समास 6 प्रकार का था, एक अव्यय भाव जो मैंने करा चुका था तुम्हें, तुम पुरानी वीडियो देखोगे, जो नए बच्चे होंगे वो देखना। एक अव्यय भाव है, एक था तत्पुरुष समास, सुनिएगा, एक तीसरा था कर्मधारय समास, ये 3 समास है, कर्मधारय। एक चौथा समास है द्विगु समास, द्विगु, एक होता है द्वंद्व समास और एक होता है बहुव्रीहि समास। ये 6 समास थे और इनमें हम द्विगु तक पढ़ लिया था, बिल्कुल सही है। तो हम कौन कौन से समास पढ़ गए थे? हम एक अव्यय भाव पढ़ चुके थे, एक तत्पुरुष पढ़ चुके थे, एक कर्मधारय पढ़ चुके थे, एक द्विगु। अब बचे 2 समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो आज इस समास को हम कर लेते हैं, इस समास को कर लेते हैं, फिर एक छोटी सी वर्कशीट करेंगे, ठीक है या नहीं है? चलिएगा तो देख लीजिए, मैं करने जा रहा हूं। चलो, मुझे लगा कि मुझे सर्वनाम पढ़ाना है, तो चलिए आइए मिलते हैं, चलो देखो, चलिए। केवल बहुब्रीहि नहीं हुआ था, द्विगु तक पढ़ाया था, द्वंद्व और बहुब्रीहि दोनों रह गए। पारुल कह रही है केवल बहुब्रीहि नहीं हुआ था, तो कोई नहीं, द्वंद्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुब्रीहि। कई बच्चे कह रहे हैं कि द्वंद्व भी नहीं हुआ था, फिर भी एक काम करो, द्वंद्व समास। कौन सा समास? एक बार द्वंद्व को देख लेते हैं, एक बार बहुब्रीहि को देख लेते हैं। देखिए सारे हो गए थे केवल बहुब्रीहि, कोई बात नहीं पारुल, अगर बहुब्रीहि रह गया तो एक बार थोड़ा सा द्वंद्व बता देता हूं, बस इतना ध्यान रखना। 5 मिनट ले रहा हूं इसको भी और बहुब्रीहि को भी। मैं द्वंद्व में ये लिख देता हूं, पहले द्वंद्व भी कर लेते हैं। चलिए मैं कह देता हूं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, के दोनों पद प्रधान हो, वो होता है द्वंद्व समास। वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कोई बात नहीं, आप पढ़ें, बहुब्रीहि भी बता रहा हूं, 5 मिनट इसमें ले रहा हूं, इसके बाद बहुब्रीहि पे आ जाऊंगा, फिर एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि द्वंद्व समास, पहले बताइए, द्वंद्व एक समास है, और समास ऐसा शब्द होता है जिसमें 2 शब्द नजर आते हैं, हमें 2 शब्द होंगे, ठीक है या नहीं? तो जब भी 2 शब्द नजर आएंगे वो समास बन जाएगा। पर ये कैसे पहचाने वो द्वंद्व समास होगा? तो देखिए मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, मैंने अभी एक चीज लिखी है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व समास होता है। लेकिन इसकी एक परिभाषा और है जो मैं लिख रहा हूं, इसे ऐसे भी बता देते हैं कि दोनों शब्दों, ये देख लीजिएगा भी बता दूंगा, दोनों शब्दों के बीच कि जब किसी समास 2 शब्दों का होता है, जब किसी समास का विग्रह किया जाए या समास को खोला जाए या डिटेल में बोला जाए, तो उन दोनों शब्दों के बीच में कुछ शब्द आते हैं,
शब्द से पहले एक काम करो, कभी कभी दोनों शब्दों के बीच में ऐसे योजक चिन्ह आता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह। इसे कहते हैं योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं, या तो योजक चिन्ह जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, या ये चिन्ह आए। अब सुनिए, ये चिन्ह कई बार और समासों में आ जाता है, तो इसे ही नहीं देखना सिर्फ। मैं कहता हूं दोनों शब्दों के बीच में या तो योजक चिन्ह आ जाए और योजक चिन्ह आए ना आए, आप एक काम करोगे, इन दोनों शब्दों को अगर खोलें तो उनके बीच में ये शब्द आते हैं जो मैं अब लिख रहा हूं, या तो बीच में और आएगा, या अथवा आएगा, या यानी दोनों शब्द को खोले जाए तो इनमें से कोई एक शब्द निकलकर बाहर आएगा। कैसे, मैं बताता हूं तुम्हें। एग्जाम में कैसे आएगा, देखिए ये आएगा। ज्यादातर द्वंद्व समास पूछा गया सीटेट में, मैं लिखने आ रहा हूं। पहला शब्द देता हूं माता पिता, माता और पिता, माता पिता। ठीक है बच्चे, मैंने लिखा माता पिता। आप पहले इसे देखिए, फिर नया टॉपिक लूंगा, पहले इसे कवर करेंगे। गुड आफ्टरनून, ये समास रह गए थे, द्वंद्व भी और द्विगु दोनों कर रहा हूं। सबसे पहले एक काम करो, जब भी दो समास में ऐसा योजक चिन्ह आएगा, वो कौन सा समास है? द्वंद्व। समास दो शब्द का होता है और दो शब्द हैं, फिर पहचानना पड़ता है कौन सा समास है। समास 6 प्रकार के हैं, मैं द्वंद्व को करा रहा हूं। तो जब भी ऐसा कोई शब्द आएगा हाइफन तो लगा दो द्वंद्व, पर जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह इसी समास में आता है। कई बार अगर आ जाए दिन दिन, और दिन दिन एक से शब्द है और इसमें भी योजक चिन्ह आ रहा है, पर यह है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव। तो यह बात गलत भी बैठती है कि जिसमें योजक चिन्ह है वो द्वंद्व होता है। ये अलग, एक से जब एक से शब्द आते हैं तो अव्ययी भाव है, पर ये द्वंद्व हो सकता है बच्चे। वो कैसे पहचानोगे योजक चिन्ह आ रहा है, ये द्वंद्व समास कैसे है? देखिए, जब मैं इसका विग्रह करूं, पहले मैं विग्रह करके बताता हूं। अगर माता पिता कहें तो खोलेंगे कैसे हम? माता और पिता। पहले बात सुनिएगा, माता और पिता। जब मैंने इसे खोला तो खोलने के बाद इसके बीच में और आया, कहते हैं जिस समास को खोलने पर बीच में और अथवा या आ जाएंगे वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पहली बात। पर बताइए, जब मैं कहता हूं माता और पिता, बात माता की चल रही है या पिता की भी चल रही है? दोनों की चल रही है। अरे जितनी बात माता की है उतनी ही पिता की भी है, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पदों की प्रधानता होती है, इसकी भी और उसकी भी दोनों की बराबर प्रधानता होती है, वो द्वंद्व समास होता है। आपको यहां पहचानना पड़ेगा इसे। पर तुम ऐसे पहचानना इसे, जब दो विलोम शब्द आए या जब दो पेयर वर्ड, मैं इन्हें पेयर वर्ड कहता हूं। पेयर वर्ड का मतलब युग्म शब्द है, ये किसी ना किसी का पेयर है, माता पिता का एक पेयर है। जब भी दो विलोम शब्द है तो पक्का ही लगाना। जैसे मैं 2-3 शब्द देता हूं, अगर मैं कहता हूं गुण दोष, अगर मैं कहता हूं गुण दोष, तो बताओ ये कौन सा समास है? कहते हैं द्वंद्व, क्योंकि खोलेंगे कैसे से? गुण और दोष। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं कहता हूं पाप पुण्य, कोई पूछे ये कौन सा समास है, तो ये कौन सा? ये द्वंद्व समास है, क्योंकि कैसे बोलेंगे? पाप और पुण्य। तो ज्यादातर लोग इसे ऐसे योजक चिन्ह से बताते हैं, पर तुम याद रखना, जब दो शब्द विपरीत होंगे तो वो द्वंद्व हो जाएगा। अभी तो विपरीत रखो, पर जरूरी नहीं इसमें विपरीत आते, इसमें कई तरह के शब्द आएंगे। चलिए फिर भी मैं एक शब्द और बताता हूं। अगर मैं कहता हूं सुर, सुर की जगह मैं लिखता हूं देव, और एक लिखता हूं असुर, तो कितने बच्चे जानते हैं देव माने देवता, असुर माने राक्षस? क्या ये दोनों अपोजिट या उल्टे शब्द हैं या नहीं है? जब दो विपरीत शब्द हो जाएंगे तो द्वंद्व हो जाएगा। फिर भी इसे बोले कैसे? देव और असुर। अभी मैं सिर्फ विपरीत की बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए खोलेंगे से देवता और असुर, बात देवताओं की चल रही भी, असुर की है। अगर मुझसे पूछेंगे कौन से समास है, तो यह है द्वंद्व समास। लेकिन कभी कभी एक शब्द तुम्हें देगा देवासुर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, देवासुर। अगर पूछा जाए ये कौन सा समास है, तो देखिए क्या ये दो शब्द हैं? समास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो शब्द अलग ही दिखते हैं, कई बार दोनों को मिश्रित भी कर देगा। इसमें दो शब्द हैं देव और असुर, क्या दोनों उल्टे हैं या नहीं है? तो देखिए द्वंद्व समास में कभी कभी योजक चिन्ह दिखे तो लगा दो आप द्वंद्व, पर जरूरी नहीं द्वंद्व समास में योजक चिन्ह दिखता है। आपको यहां पहचानना पड़ेगा इसका खोला कैसे जाए। देव और असुर, अरे देवता और असुर ही तो कहेंगे, तो कभी कभी योजक चिन्ह दिखाई नहीं देता, तो ये भी द्वंद्व समास है और ये भी है। अब मैं लिखने जा रहा हूं, अगर आ जाए सांझ सवेरा, अगर आ जाए सांझ सवेरा, दो शब्द से बना शब्द समास कहलाता है, पर कौन सा है ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि समास 6 प्रकार के होंगे। सांझ सवेरा कैसे खोलूंगा? सांझ और सवेरा, क्या दोनों उल्टे शब्द हैं? एक चीज और सुनो, अभी सुनते जाइए। अगर मैं आपके सामने कहूं, अगर मैं आपके सामने कहूं, एक शब्द और दूं, अगर मैं आपके सामने, सुनते रहिएगा, अगर मैं कहता हूं दिवारात्रि, क्या लिखा है मैंने? दिवारात्रि। ऐसा लगता है क्या ये समास है? तो जो शब्द जुड़ के बन जाएगा वो समास है, चाहे अलग दिखे चाहे मिक्स दिखे। पर इसमें पहला शब्द है दिवस और दूसरा है रात्रि। दिवस माने दिन, रात्रि माने रात, क्या दोनों विलोम शब्द हैं या नहीं है? तो दिवस और रात। तो तुम्हें द्वंद्व में थोड़ा सा संभल के चलना है। सीटेट में ज्यादातर इसी तरह के शब्द आते हैं, योजक चिन्ह लगा कर देते हैं, और दोनों विपरीत से होते हैं, पर कई बार मिक्स भी देगा। अब सुनिए, कई बार ऐसा लगता है इसमें मिक्स विपरीत शब्द होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं राम श्याम, सबसे पहले मैं लिखता हूं राम और श्याम। सुनिएगा, इतने बच्चे जो हम जानते हैं दो नाम हैं राम और श्याम, ये इसके विलोम थोड़ी नहीं है, पर क्या युग्म शब्द है, पेयर वर्ड है? अरे देव असुर, पाप पुण्य, गुण दोष, ये युग्म ही शब्द तो हैं। और अगर दो नाम भी आएंगे, उल्टे हो या ना हो, अरे ये भी दो प्राणी थे, ये भी दो प्राणी है, तो आप एक काम करोगे, जब दो शब्द को खोलने के बाद और बीच में लग जाएगा तो उसे द्वंद्व लगाएंगे। जैसे राम और श्याम, देव और असुर। अगर मैं कहता हूं देश विदेश, तो देश और विदेश। कभी कभी देखिए एक शब्द सुन लीजिए, कभी कभी लिखूंगा मैं कुर्ता टोपी,
थोड़ा सा समझ लेता हूं बच्चे मैं। कुर्ता टोपी, तो कुर्ता और टोपी समझ में इधर दो वस्तुओं के नाम हो, दो नाम प्राणियों के हो, या दो प्राणी हो, ये कौन से समास माने जाएंगे? द्वंद्व। इन्हें खोला जाएगा राम और श्याम। अब तुम्हें एक बात सुनो, मैंने लिखा राम और श्याम, क्या ये दो नाम है या नहीं है? तो एक बार पेपर में आया कृष्णार्जुन, क्या आया? कृष्णार्जुन। कितने बच्चे जानते हैं इसमें दो नाम है? तो जब दो विलोम आए तब भी द्वंद्व है, और जब दो नाम से दिखाई देंगे तो भी द्वंद्व है। ये भी समास द्वंद्व है, लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह हटा कर देगा, तो थोड़ा सा समझ के करना। अरे एक शब्द है कृष्ण, दूसरा अर्जुन, बताओ बात कृष्ण की चल रही है अर्जुन की भी, दोनों पदों की प्रधानता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बस आगे बढ़ रहा हूं मैं, हो गया खत्म द्वंद्व। एक बार पेपर में आया हरि शंकर, हरि माने होता है विष्णु और शंकर माने शिव, क्या दो नाम है या नहीं है? क्या दो जोड़ियां हैं या नहीं है? तो ये जोड़ी या पेयर वर्ड या युग्म शब्द होते हैं, इस चीज को ध्यान रखोगे तुम, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज कर लोगे। और ज्यादा नहीं कर रहा हूं, पर अगर आए सुख दुख, क्योंकि तुम्हें सीटेट में ज्यादा नहीं आएगा, शायद पहचान लोगे सुख और दुख, ठीक है या नहीं है? इस तरीके से ध्यान रखना। हाँ संधि भी अगले टॉपिक लूंगा मैं, पर अभी नहीं, अभी पहले कुछ टॉपिक जो बचे हैं ना, जो बेस, देखिए जरूरी नहीं सीटेट में संधि आ जाए, पर मैंने संज्ञा का प्रश्न देखा, मैंने विशेषण का प्रश्न देखा, मैंने निपात का प्रश्न देखा, मैंने सकर्मक अकर्मक पे देखा, तो पहले मैं कुछ बेसिक टॉपिक पहले लूंगा बच्चे। हाँ ये भी करा दूंगा संधि का। अगला समास है बहुब्रीहि, बस ये फिनिश कर रहा हूं, इतना ही ध्यान रखना। अगला समास है बहुब्रीहि। इस समास को खत्म करने के बाद मैं एक टॉपिक कराऊंगा, सुनो, क्रिया का शुरू करूंगा, क्रिया का टॉपिक। संधि नहीं, अभी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक क्रिया कैसे सीखोगे? सुनिए भाई, बहुब्रीहि समास सुनना। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं सुन लो। बहुब्रीहि भी अगर समास है तो दो शब्द आएंगे इसमें, और इसका अर्थ यह है कि जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। इसका मतलब क्या है? देखिए बहुब्रीहि भी एक समास है, और समास ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे द्वंद्व भी एक समास था तो दो शब्द थे, इसमें भी दो शब्द आने वाले बहुब्रीहि में भी। और ये कैसे पहचाने बहुब्रीहि समास है? तो बहुब्रीहि समास की एक पहचान है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये, शब्द को ही पद कहते हैं। कहते हैं जब ना तो इस शब्द का अर्थ निकलेगा ना इस शब्द का अर्थ निकलेगा, जब दोनों ही पद अप्रधान हो। अप्रधान का मतलब ना तो इसकी प्रधानता होगी ना इसकी प्रधानता होगी, किसी और की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। कैसे? आइए मिलिए। जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि, मैं यहां से और आगे बढ़ा रहा हूं, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो। ध्यान रखना, अगर दो समास बचे, अगर मैं शुरू से कराता तो और ज्यादा आसान समझ में आता, पर समास का अर्थ है, समास ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। मैं 4 समास करा चुका था, 2 समास बचे थे, जिसमें से मैंने द्वंद्व कराया और अब करा रहा हूं ये शब्द करा दिया। पर्यायवाची शब्द, बेटा प्रिंस पर्यायवाची तो बहुत सारे होंगे, इसकी एक वर्कशीट दे सकता हूं मैं तुम्हें, पर पर्यायवाची तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। जल के कितने पर्याय हैं, सांप के कितने पर्याय हैं, अग्नि के कितने पर्याय हैं, ये याद करने पड़ेंगे। और याद ही मैं भी पढ़ाऊंगा तो याद ही कराऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिखा है कि जब किसी समास के का कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि। मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, बताइएगा। मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, पहला शब्द लिखता हूं नीलकंठ। ध्यान से सुनिएगा, नीलकंठ कैसे पहचाने? पहले काम करो, क्या ये समास है? बहुब्रीहि नहीं, क्या ये समास है भी? तो समास ऐसा शब्द होता है जिसमें दो शब्द नजर आते हैं। देखिए एक शब्द है इसमें नील और दूसरा है कंठ, कम से कम 2 शब्द जुड़े तो हैं, ये तो कंफर्म है। अब कई बार प्रश्न शब्द लिखा है नील, तो जब पहला शब्द होता है तो जरूरी नहीं उसका अर्थ वही हो। देखिए हम इस शब्द का क्या मिलते जुलते अर्थ देख सकते हैं। मैं इसे नील भी कह सकता हूं, नीला भी कह सकता हूं, नीली भी कह सकता हूं, इनके अर्थ निकलते हैं। तो बताओ इसे मैं क्या बोलूं, नीलाकंठ या नीलीकंठ या नीलाकंठ? पता है नीलीकंठ नहीं होता है नीला। असली में देखिए नील का अर्थ यहां पर है नीला, ध्यान से सुनिए, और कंठ का मतलब है गला, या मैं कंठ ही ले लेता हूं, कंठ। पर बताओ नीलकंठ नीले कंठ को कहते हैं या शिव को कहते हैं? नीलकंठ तो शिव को कहते हैं। तो जब किसी समास में ना तो इसका अर्थ हो ना ही इसका अर्थ हो, किसी और का ही अर्थ निकल रहा हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं कि जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हो। नील माने नीला होता है, इसका अर्थ नहीं लेंगे नीला। कंठ का मतलब गला होता है, गला भी नहीं लेंगे, हम तो शिव ले रहे हैं। तो जब दो शब्द मिलकर एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। और ऐसे मैं कई शब्द लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं एक दंत, तुम बस इतनी बात बताओ, एक दंत एक दांत को कहते हैं, गणेश को कहते हैं? अरे एक दंत एक दांत को थोड़ी ना कहते हैं, एक दंत तो गणेश को कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मैं एक शब्द देता हूं वीणा, वीणा बजाई जाती है, और पाणी माने होता है हाथ। जब जब पाणी शब्द अंत में आएगा तो पक्का बहुब्रीहि समास लगाना। लेकिन देखिए पाणी माने हाथ, वीणा माने वीणा। वीणा जिसके हाथों में, वीणा जिसके हाथों में है, अर्थात कौन? सरस्वती। क्या वीणा पाणी सरस्वती को कहा जाता है? नहीं कहा जाता, सरस्वती। तो तुम एक काम करोगे, जब दो शब्द का सीधा सीधा अर्थ ना लेकर कोई अलग ही अर्थ निकलता है, ये कई बार भगवान जैसे नाम नजर आते हैं, इन्हें कहते हैं बहुब्रीहि समास। एक शब्द और आया चक्रपाणी, चक्र विष्णु के हाथों में, चक्र, और पाणी माने हाथ। इसका पूरा अर्थ यह है चक्र जिसके हाथों में है, और किसके हाथों में है?
विष्णु के, तो चक्रपाणी कौन है? विष्णु। इस तरह के सारे शब्द किस में चले जाते हैं? बहुब्रीहि समास। और तुम 2-3 शब्द बताओ। देखिए मैं तुम्हें थोड़े मुश्किल शब्द भी दे रहा हूं। एक बार पेपर में आया लंबोदर, इसका सही विग्रह है लंबा है उदर जिसका। एक शब्द इसमें लंब और दूसरा है उदर। लंब माने लंबा, उदर माने पेट। पेट जिसका बड़ा हो, लंबा है जिसका उदर हो, उसे कहते हैं गणेश। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश। तो ज्यादातर इसमें इसी तरह के शब्द आते हैं और ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। ये बात तो सीखी। फिर भी बताओ एक शब्द महादेव। सीधी सीधी बात है, महा माने महान, देव माने देवता। पर महादेव महान देवों को नहीं कहते, महादेव तो शिव को कहते हैं। महादेव किसको कहते हैं? शिव। ऐसे ही आएगा त्रिनेत्र, ऐसे ही आएगा त्रिनेत्र। त्रि माने तीन, नेत्र माने आंखें, पर त्रिनेत्र कौन है? शिव। इस तरह के शब्द चले जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात और करा रहा हूं। पानी माने हाथ, चक्र पाणी, वीणा पाणी, वीणा जिसके हाथों में है, चक्र जिसके हाथों में है। समझ में आई बात नहीं? मैं सेट बनाता हूं तो 18 आ रहे हैं। 18 आ रहे हैं तो ठीक है, 18 पूरे 30 में से, 30 में से तो कम है। 30 में से अगर 18 आ रहे हैं आपके तो कम है, 30 में से तो 28 आने चाहिए बच्चे। पेडागोजी अभी नहीं कराई, पर ग्रामर पैसेज अगर कर रहे हो तुम कम है। तो मैं समास को यहीं विराम दे रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। तुम्हें 2 समास पढ़ने भाई, तुम्हें मेरी वीडियो देखना। एक तो तुम तत्पुरुष समास पढ़कर जाओगे। एग्जाम में अब तक सीटेट हुआ है तो एक तत्पुरुष सबसे ज्यादा पूछा है, और एक पूछा गया है द्वंद्व समास। 2 समास सीटेट के अंदर पूछे गए हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे आप, इस चीज को। तो इन दोनों समास को जरूर पढ़ोगे। पैसेज में कराऊंगा, पैसेज कराऊंगा बेटा, पहले मुझे व्याकरण करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तभी पैसेज पे आऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं पैसेज छोड़ दूंगा, पैसेज कराऊंगा तुम्हें। तो आज मैंने एक तो टॉपिक तुम्हें कराया समास, मैं एक टॉपिक और शुरू कर रहा हूं। मुझे लगता है मैंने संज्ञा सर्वनाम करा दिया था, एक टॉपिक में आज क्रिया करा रहा हूं। और तुम्हें क्या सीखना है? अभी तुमने सुना है सकर्मक क्रिया, ये पूछी गई है। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ये क्रियाएं कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आपको एक सेंटेंस दे देगा, ऐसे दे देगा, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया, एक सेंटेंस देगा। चलिए सब बच्चे बताओ, चिड़िया उड़ रही है। मुझे बताइए ये वाक्य अकर्मक का है, इसका ऑप्शन ए रखना, बताना भाई। और इसका ऑप्शन बी बताइए, चिड़िया उड़ रही है, ये अकर्मक क्रिया है सकर्मक? बड़ा आसान सा सेंटेंस दिया। और ऐसे लिख देता हूं, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अब बताओ सेंटेंस कौन सा है? चिड़िया, दूसरा सेंटेंस दे, दूसरी चीज कराने जा रहा हूं। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। बताइए ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? एक वाक्य आएगा तुम्हें और आया सीटेट में, बताओ ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक? जल्दी से बताइए, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, ये अकर्मक है सकर्मक? जल्दी से बताओ। संस्कृति क्लास सर लेंगे, अभी संस्कृति क्लास लेंगे। सब बच्चे बोल रहे हैं ये सकर्मक है, पर ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये है अकर्मक। जिसने इसका उत्तर लगाया है बी वो ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगता है, हो सकता है द्विगु समास, लेकिन पहले त्रिनेत्र को बहुब्रीहि रखोगे, क्योंकि 2 समास का अगर कोई अलग अर्थ निकल रहा है, खास अर्थ निकलता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास मानते हैं। ठीक है, ये क्रिया सकर्मक नहीं है, गलत। दोनों लिख रहे हैं, कई लोग गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब आता नहीं है। ये क्रिया अकर्मक का उदाहरण है। कैसे? आइए सीखें इसे, सीखो इसे कैसे अकर्मक है। अकर्मक सकर्मक आ रहा है पेपर में। और सुनो, मैं करने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। आज मैं शुरू कर रहा हूं, सभी लोग देखें। तो टॉपिक डालिए, गलत कर दिया सब बच्चों ने ये। चलिए मैं टॉपिक डाल रहा हूं क्रिया, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्रिया। सुनो, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्रिया। शुरू करते हैं बच्चे, आइए। चलिए एक टॉपिक पढ़ा, छोटा पेन क्यों लिखा जा रहा है? चलिए एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, क्रिया। नोट करो, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया। क्रिया का टॉपिक देखिए। पहली बात सुनो क्रिया पर, पहली बात सुनो। ये अकर्मक क्रिया थी, तो बिल्कुल सही कहा आपने, अकर्मक क्रिया था। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया। और सीखेंगे आज इसे, सुनिएगा। मैं बस खत्म करूंगा, इसे बताइएगा। मैंने लिखा है क्रिया, सुनो ध्यान से, बहुत इजी तरीके से करा रहा हूं। बताइए, कभी कभी पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाएगा, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? मुझसे अगर पूछा जाए क्रिया का 1 वर्ड में अर्थ क्या है, तो क्रिया का अर्थ होता है कार्य है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य, पर क्रिया का अर्थ कार्य नहीं होता। क्रिया का अर्थ है किसी काम का होना, तो कार्य का होना क्रिया कहलाता है। पहली बात। मैंने सबसे पहले एक बात कही, मान लीजिए मेरा इंटरव्यू और मुझसे पूछा जाए बड़े बड़े लंबे शब्दों में क्रिया की परिभाषा मत दो, कम शब्द में क्रिया बता सकते हो। तो क्रिया का कम शब्द में अर्थ होता है कार्य का होना, यानी जिस शब्द से मुझे किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर हम सकर्मक कर्मक पढ़ेंगे, सुनिएगा। और बहुत आसान क्रिया होती है, बड़ी इजी, सुनिएगा। तो मैंने बताया कार्य का हो जाना ही क्रिया है। तो जो शब्द किसी काम के होने की बात करते हैं क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, बताओ। अगर मैं कहता हूं अमर, या एक सेंटेंस दे रहा हूं, राम घर गया। कोई मुझसे पूछे इस वाक्य में क्रिया कहां है, तो मैं कहता हूं क्रिया ये रही, गया।
क्योंकि राम तो संज्ञा है, किसी का नाम संज्ञा है, और घर दिखाई देगा ये भी संज्ञा है। क्रिया क्या है? गया, ये क्रिया है, गया। तो जब मैं पूरा सेंटेंस ऐसे पढ़ता हूँ, राम घर गया, तो ऐसा लग रहा है कोई काम हो गया, राम घर गया। और अगर मैं ये शब्द हटा दूं तो अब राम घर, अब ये वाक्य ही नहीं रहा और किसी कार्य के होने की बात पता ही नहीं लग रही, राम घर कोई कार्य नहीं हो रहा। और जैसे मैं लिखता हूँ गया, जैसे मैं लिखता हूँ गया, तो फिर ऐसा लगा राम घर गया, कोई कार्य हो गया। और मैं अगर सिंगल में भी लिखूं गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है गया, कोई कार्य हो गया। तो जिस शब्द से, हमारी हिंदी में जितने भी शब्द किसी काम के होने की बात करेंगे, उन्हें हम कहते हैं क्रिया, उन्हें हम कहते हैं क्रिया। फिर सुन लीजिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिन जिन शब्दों से हमें ऐसा पता लगेगा कि कोई काम हुआ है या हो रहा है, उसे कहते हैं हम क्रिया। और मैं लिखने जा रहा हूं अर्थ, और मैं ये लिखने जा रहा हूं अर्थ, और फिर सीखेंगे वो जो आने आए एग्जाम में, प्रकार जो आने आए। मैं अर्थ लिख रहा हूं क्रिया का, और क्रिया का क्या अर्थ है? मैं लिख रहा हूं जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द का मतलब है हमारी हिंदी में जितने भी शब्द हो, जो शब्द किसी, जो शब्द किसी कार्य के, कार्य के होने की बात करते हैं। मैं ऐसे लिखता हूं इसे, जो शब्द किसी कार्य के होने की बात करते हैं, होने की बात करते हैं, जो शब्द किसी कार्य के होने की बात करते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया। मैंने लिखा जो शब्द किसी कार्य के होने की बात करते हैं उसे हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, जितने भी शब्द किसी काम के होने का संकेत देंगे या जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलेगा, वो सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो जितने भी शब्द किसी कार्य के, किसी काम के होने की बात करेंगे, उसे हम कहते हैं क्रिया। फिर मैं उदाहरण देता हूं, जैसे। जैसे का मतलब यह है कि मैं कितने एग्जाम्पल दूं, कितने उदाहरण दूं कि तुम पहचान लो ये क्रिया है। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, देखना। मैं से कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, क्या ये क्रिया है या नहीं है। और कई बार ना हम ये बता देते हैं जिन शब्दों के पीछे ना आ रहा है वो क्रिया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण दूं, नाना, ये कोई क्रिया थोड़ी ना। नाना, नाना तो मुझे दिख जाएगा, मेरे नाना है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं नाना तो तुम्हारे भी होंगे कोई, ये तो संज्ञा है। पर एक बात सुनो, अगर मैं ये शब्द लिखता हूं, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, क्या इसमें कार्य के होने की बात सी पता लग रही है? जाना, खाना। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि जाना क्रिया कैसे है, लेकिन हम कभी छठी की क्लास को पढ़ा रहे हैं तो ऐसी क्रिया लिखते हैं, जाना, खाना, पीना, रोना। देखिए क्रिया, मुझे तुम्हें एक बात सिखानी है, मैं कौन सा शब्द लिखूं कि तुम्हें चलो, तो क्रिया लिख दी मैंने। तो देखिए क्रिया का एक आसान तरीका क्रिया को पहचानने का। अगर मैं तुमसे कहूं जाना, ये क्रिया है, हाँ, पर अगर मैंने कहा भी नाना, ये क्रिया नहीं है। पर अगर मैं कहता हूं गया, तो ये भी क्रिया है। तो ये बात गलत हो गई कि ना ही पीछे आता है क्रिया के। और बच्चे, अगर मैं कहूं ना खाऊं, खाऊं, तो ये क्रिया है, क्योंकि मैं अगर इसे वाक्य बनाऊं तो क्रिया बनेगी। जैसे मैं खाना खाऊं, तो कार्य की तो बात पता लग रही है, मैं खाना खाऊं, कोई कार्य होगा। मैं खाना खाऊं, तो खाऊं जो है वो क्रिया है या नहीं? लेकिन कैसे पहचानोगे तुम कि ये भी क्रिया थी या सारी क्रिया? तो देखिए कैसे पहचानोगे, पहले मैं एक शब्द से सिखा रहा हूं। देखिए जब भी हम क्रिया पहचानते हैं ना, तो असली में क्रिया वो शब्द होते हैं जिनके अंदर धातु शब्द होता है। धातु का मतलब हमारी हिंदी में ना, क्रिया धातु शब्दों से बनी है। धातु कैसे? जैसे ऐसे पहचान लो, मैं एक शब्द देता हूं चलना, मैं एक शब्द दे रहा हूं चलना। अगर इसमें मैं ना प्रत्यय हटा दूं, ना हटा दूं, तो कोई मुझसे पूछे ये क्या है, मैं कहता हूं ये धातु शब्द है। कहते हैं चल धातु में ना प्रत्यय लगाया, प्रत्यय वो है जो पीछे लगते हैं, ना प्रत्यय लगाया तो ना बनने के बाद क्या बन गई? क्रिया बनी, चलना। हमारी हिंदी में क्रिया बाद में बनी है, पहले धातु शब्द थे, और धातुओं का अर्थ होता है, और धातु ही शब्द असली में क्रिया थे, ना का अर्थ नहीं है, इसमें चल का ही अर्थ था। जैसे एक काम करो, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, जब भी हमारी हिंदी में कोई शब्द होता है तो उसमें हम धातु शब्द पकड़ लेते हैं, और धातुओं का अर्थ है। मान लीजिए मैं ना हटा दूं, तो मैंने क्या लिखा है? केवल जा। और देखिए मैं बोलने जा रहा हूँ ये सारे शब्द, मैं कहूंगा जा, मैं कहता हूँ जा, तो कार्य तो हो रहा है। जा, खा, पी, उठ, लिट, सो, पढ़, देख, घूम, घूमना, सोना, सोता, क्या इसमें सब में धातु शब्द है? हंस, तो कोई, अगर मैं बोलूं ना हंस, उठ, बैठ, कोई कार्य हो रहा है ना। तो इन शब्दों में जब भी क्रिया होगी, मैं अगर तुमसे लिखना ना जाता, तो ये भी क्रिया है वो, क्यों? क्योंकि हम धातु शब्द पकड़ लेते हैं इसमें। पहली बात, किसी को यह बात समझ में आई हो या नहीं हो, अभी मुझे इतना ही बताना था क्या क्रिया के बारे में, कि जिस शब्द से कार्य का होने का पता चलता है वो शब्द होते हैं क्रिया। फिर मैंने कहा जो शब्द किसी काम के होने की बात करेंगे वो क्या है? क्रिया। या जिन शब्द से किसी काम के होने का पता चलेगा वो है क्रिया। फिर मैंने जितने उदाहरण दिए अब तक क्रिया के दिए, पर तुम्हें क्रिया यहां से नहीं आएगी, क्रिया यहां से आएगी। हमेशा क्रिया का प्रकार पूछेंगे, एक वाक्य देंगे, उसके बाद पूछेंगे, तो तुम्हें आना है यहां से जो मैं अब करूंगा। तो जरूरी ही बताना था मुझे क्रिया को पहचानना। अब क्रिया के बारे में आता है हमेशा प्रश्न ये आता है, मैं दूसरा पेज लूंगा बच्चे फिर बताऊंगा। तो मैंने यहां से आएगा जब मैं लिखूंगा, हमेशा क्रिया के प्रकार आते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं, सुनते रहिएगा, जरूरी है। मैं लिख रहा हूं क्रिया के प्रकार, ये आने हैं क्रिया के प्रकार। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने लिखा क्रिया के प्रकार। अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारी हिंदी में क्रिया कितने प्रकार की होती है, हमारी हिंदी में क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया असली में दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। फिर अचानक मैं इंग्लिश
वाली लैंग्वेज में झांक कर देखता हूँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमारी हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो अभी क्रिया मैंने दो बताई, एक अकर्मक और एक क्या है सकर्मक। पर एक क्रिया और निकल कर आई सहायक क्रिया। पर एक क्रिया और होती है द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया। ये कुछ क्रियाएं हैं। तुम्हारे पेपर में ज्यादातर सकर्मक अकर्मक पड़ेगी, पर कुछ क्रिया और भी बताऊंगा, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे क्रिया कितने प्रकार की, तो वो क्रिया दो प्रकार, क्रिया असली में होती दो प्रकार की, सकर्मक अकर्मक। पर मैं अभी प्रकार नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रकार आते प्रकार ही एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ पहचान, ये जरूरी है। पहले पहचान की बात करूंगा, प्रकार बाद में बताऊंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारी हिंदी में क्रिया को कैसे पहचाना जाता है, तो क्रिया को ना असली में दो आधारों पर पहचाना जाता है हमारी हिंदी में। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्रिया को दो आधार पर हम पहचानते हैं। कई बार जब भी क्रिया पहचान रहे होते हैं हम, तो कई बार ये देखते हैं कि क्रिया के साथ कर्म है या कर्म नहीं है। क्रिया और कर्म अलग अलग चीज होती है। कहते हैं जब हम क्रिया को कर्म के आधार पर पहचान रहे होते हैं, तो क्रिया दो प्रकार की होती है। अब बता रहा हूं दो कौन सी हैं। कहते हैं एक होती है अकर्मक क्रिया, जो एग्जाम में तुम्हारी आती है, और एक होती है सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक और एक कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। सुनते रहना, सुनिए। कहते हैं एक शब्द यानी का कर्म, सुनिए कर्म, और आ माने नहीं, यानी अकर्म का मतलब है जिसमें कर्म नहीं होगा। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक। और कर्म के साथ यहाँ सा लिखा है, सा माने सकर्म माने कर्म सहित, यानी जो क्रिया कर्म के साथ आएगी वो सकर्मक होती है, और जिस क्रिया में क्या होता है कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है। अभी मैं इन दोनों को बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज हो, सुन लो, जब सीख ही रहे तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसे। मुझसे अगर पूछा जाए जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वो है अकर्मक, और जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक। लेकिन जब जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, तो कभी कभी एक कर्म होते हैं और कभी कभी एक से ज्यादा कर्म होते हैं। इसलिए सकर्मक दो पार्ट्स में बढ़ती है हमारी हिंदी में। कई बार होती है एक एकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, एकर्मक। एकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक ही कर्म होगा, वन ऑब्जेक्ट होगा, एक कर्म होगा। और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। अगर तुम सकर्मक क्रिया सीखोगे तो एकर्मक और द्विकर्मक भी आ जाएगी, ठीक है ना। और एक क्रिया, ये चार क्रिया हो गई, यानी तुम्हें चार सेंटेंस सीखने हैं। तुम्हें अकर्मक भी पहचानना आना चाहिए, सकर्मक, और सकर्मक पहचान लिया तो वो एकर्मक होगी या द्विकर्मक होगी। इसके अलावा कुछ क्रिया को हम कर्म के आधार पर पहचान रहे होते हैं कि कर्म है या नहीं है ना। कभी कभी क्रिया को कर्म के आधार पर नहीं पहचानते। एक तरीका और है क्रिया को पहचानने का, किसी भी वाक्य को पहचानने का कि कौन सी क्रिया उसमें। कभी कभी क्रिया को हम अर्थ से भी पहचानते हैं। तो क्रिया अर्थ के आधार पर कई है, इसके कोई मुख्य प्रकार नहीं है कि इतने हैं। इसमें मुझे कुछ क्रियाएं तुम्हें करानी जो शायद पूछी जा सकती है सीटेट में। इसमें एक करानी है मुझे सामान्य क्रिया। दो तीन क्रिया लिख देता हूँ जो जरूरी क्रिया। एक सामान्य क्रिया पढ़नी है तुम्हें, इसमें से नॉर्मल सी क्रिया जो होती है। एक होती है संयुक्त क्रिया, ध्यान से सुनना, संयुक्त क्रिया पूछी गई है सीटेट में इसलिए कर रहा हूं। एक तीसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया मैं और लिख रहा हूं, चौथी, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। हो सकता है पूछ ले तुमसे। ये चार क्रियाएं तो आपको सीखनी है, इनके अलावा कोई क्रिया आपसे पूछ नहीं सकता, ठीक है नहीं है। मैं ज्यादा क्रिया नहीं कराना चाह रहा आपको। एग्जाम में ज्यादातर आपको अकर्मक सकर्मक आएगा, पर आप एकर्मक भी सीखो और द्विकर्मक भी सीख लो जब सकर्मक सीख रहे हैं। और या इनमें से पूछ सकता है, इनके अलावा भी और क्रिया होती है जैसे अनुकरणात्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया। पर इससे ज्यादा देगा नहीं तुम्हें सीटेट के अंदर, बात समझ में आई। तो चार क्रिया ये और चार ये, कम से कम तुम्हें 8 क्रिया पहचाननी आनी चाहिए। और आएगा कैसे, एक वाक्य आएगा, पहचान लो ये अकर्मक है या ये सकर्मक है। बात समझ में आई, क्लियर हो रही है बात। मैं चल रहा हूं आगे, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात सभी। मैं पहली क्रिया तुम्हें सिखा रहा हूं अकर्मक, और दूसरी क्रिया कौन सी सिखा रहा हूं, सकर्मक। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं पहले ना सकर्मक क्रिया सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले सकर्मक सिखाता हूं, उसके बाद अकर्मक सिखाऊंगा। सिखाता हूं मैं दोनों दूंगा एक साथ भी, लेकिन तुम ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले सारी क्रिया सकर्मक की करा रहा हूं। मैं पहले सकर्मक सिखा देता हूं जिसे तुम सीख लो। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे करो बच्चे, दोनों को साथ सीखो, दोनों को साथ सिखा रहा हूं। चलिए दोनों को साथ सीखो, दोनों को साथ। मैंने लाइन ऐसे डाली, मैं अकर्मक का उदाहरण यहां दूंगा और मैं सकर्मक का उदाहरण यहां दूंगा। दोनों को साथ सिखा देता हूं। चलिए, थोड़ा समय लग जाएगा दोनों को साथ सिखाने में, कंपैरिजन करने में। दोनों को साथ इसलिए भी सिखा रहा हूं कि दोनों में तुलना करनी आ जाए, कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक। कोई नहीं अशोक, कोई बात नहीं, लेट होकर दोबारा पढ़ लेना। सुनिए सुनिए, एक अकर्मक है और दूसरी कौन सी है, सकर्मक। सुनते रहिए बड़े आसानी से। हमें और आपको क्या सीखना है, ऐसा कौन सा वाक्य लिखो कि तुम पहचान लो ये अकर्मक का है, और ऐसा कौन सा लिखो कि तुम पहचान लो सकर्मक। लेकिन सीधी सीधी बात है, अगर आप मुझसे इसकी परिभाषा पूछेंगे तो इसकी परिभाषा ये है, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा, अ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो है अकर्मक। मैं लिख रहा हूं, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो, जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो
अभाव हो, बताओ वो कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक। वो कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक। जिस क्रिया में, मैं अभी बेटा अभी तो एक ही दिन चल रहा है क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी सा चल रहा है इसीलिए, ठीक है ना? लूंगा आपकी क्लास, लगभग 2 या 3 क्लास लूंगा वीक में, रुकिएगा। जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो उसे कहते हैं हम अकर्मक, और सकर्मक उसे कहते हैं जो क्रिया कर्म के साथ आए उसे कहते हैं हम सकर्मक। मैंने लिख दिया, अरे जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वो अकर्मक, और जिस क्रिया में कर्म होगा या जो क्रिया कर्म के साथ आएगी वो है सकर्मक, ठीक? लेकिन इसकी परिभाषा मैं तुम्हें ऐसे दे रहा हूं और ज्यादातर मैं पढ़ा भी ऐसे रहा हूं, पर मैं जब पढ़ा तो इसकी परिभाषा ये नहीं होती, कुछ और होती है। बाकी ये भी ठीक है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं है वो अकर्मक और जिस क्रिया में कर्म है वो सकर्मक, पर इसकी सही परिभाषा पता है क्या होती है? मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, सुनो। जब भी कोई वाक्य होगा ना, तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ये चीजें, जब कोई वाक्य होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा और बीच में होगी वर्ब, ठीक है? यानी ये तीन, जब भी कोई वाक्य भी दूंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। कहते हैं सब्जेक्ट को हमारी हिंदी में कहते हैं कर्ता, और हिंदी के वाक्यों में क्रिया वर्ब को कहते हैं क्रिया, और क्रिया अंत में आएगी। और जो और चीज होगी ऑब्जेक्ट को हमारी हिंदी में कहते हैं कर्म, यानी कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। इसकी एक परिभाषा दी जाती है हिंदी में कि जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का सारा असर, सारा प्रभाव, सारा दम कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा तो उसे कहते हैं अकर्मक। सही परिभाषा यह है, जब क्रिया का सारा फल, सारा दम, सारा असर कर्ता पर पड़ेगा तो उसे कहते हैं अकर्मक। लेकिन जब सब्जेक्ट आए, कर्ता भी आए, ऑब्जेक्ट आए, वर्ब, लेकिन जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ेगा, यानी इस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, तो वो होती है सकर्मक। फिर सुन लो, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, तो होती है सकर्मक। इसे ऐसे भी ध्यान रखना। पर कहीं ना कहीं अभी हमने ये पढ़ा है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं है वो अकर्मक और जिसमें कर्म है वो सकर्मक। तो चलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब दे रहा हूं उदाहरण समझाने के बाद। सुनो, पहला सेंटेंस देता हूं, एक सेंटेंस इसी को फिर पूछूंगा मैं। राधा, राधा, सुनते रहिए, राधा डरती है, राधा डरती है, राधा डरती है। तो मुझे बताइए क्या ये वाक्य है? वाक्य है। इसमें कर्ता कौन है? कर्ता वो है जो काम कर रहा है या जिसकी बात हो रही है। बताइए यहाँ बात किसकी हो रही है? राधा की, और राधा के द्वारा ही क्रिया हो रही है, तो यही काम कर रही है। मैं पहले कहता हूँ राधा तो करता है, क्या एक सब्जेक्ट है या नहीं है? फिर क्रिया क्या हुई? बताओ, राधा है या डरती है? कभी कभी दो शब्द मिलकर भी क्रिया का काम करते हैं, सिर्फ एक ही शब्द की क्रिया नहीं होती, कई बार एक शब्द की भी क्रिया होती है। जैसे राम गया, गया एक शब्द है, पर अगर मैं कहूँ ना राम जाता है, तो मुझे बताइए, राम तो सब्जेक्ट है, तो क्रिया है या जाता है? जाता है। तो दो दो या तीन तीन शब्द की भी क्रिया हो सकती है, जिन शब्दों को मिलाकर काम के होने की बात पता लगेगी वही तो क्रिया होगी। तो राधा डरती तो है, पर बताओ डरने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? जो क्रिया हुई है उसका असली मजा तो करता ही ले रहा है या नहीं? अरे राधा डरती तो है, पर डरने का प्रभाव किस पे पड़ा है? राधा पर। अभी सुन लिए, मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, राधा आम तोड़ती है। ये अकर्मक क्रिया, और ऐसे ही बता सकते हैं कर्ता और यदि क्रिया, इसके बीच में कर्म था ही नहीं तो भी अकर्मक है। पर आप ऐसे पहचानो कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। अरे राधा डरती तो है, पर डरने का असर तो राधा पर ही पड़ेगा, जब क्रिया का सारा असर ही कर्ता पर पड़ेगा, ये कर्ता ही तो है। अब मैं लिखता हूँ राधा आम तोड़ती है। मैंने क्या लिखा है? राधा आम तोड़ती है। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट राधा है, जो काम कर रहा है वो राधा है। और क्रिया क्या हुई? तोड़ती है। अरे तोड़े ही तो थे। आम क्रिया नहीं है, क्योंकि आम मुझे दिखाई देगा, आम संज्ञा है, जो दिखता है वो तो संज्ञा है, ये क्रिया दिखाई नहीं देगी आम, ये कुछ और है। पर अगर मैं आम को हटा लूं तो अभी क्रिया हो रही है, राधा तोड़ती है। पर बताओ राधा तोड़ती तो है, पर तोड़ने का असर किस पे पड़ा? राधा टूट जाएगी या आम टूट जाएंगे? कहते हैं क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ गया? कर्म पर। समझ में? जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा उसे कहते हैं सकर्मक। अरे राधा तोड़ती तो है, पर तोड़े तो आम ही गए, क्या क्रिया का प्रभाव इस पे पड़ रहा है? यह है सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई? एक काम और करो, कभी कभी इसे हम ऐसे भी बताते हैं अकर्मक सकर्मक को। सुनो, एक तरीका और बता रहा हूं, कभी कभी तुम्हें सकर्मक क्रिया पहचाननी हो या अकर्मक क्रिया पहचाननी हो तो इसका एक तरीका और है कि किसी भी वाक्य पर, सुनिएगा, किसी भी वाक्य पर अगर तुम क्या से और किसको से प्रश्न करोगे, क्या कह रहा हूं मैं? अकर्मक सकर्मक, चलिए इसके बाद में करूंगा, पहले एक दो सेंटेंस और देने दो। अगर मैं तुमसे कहूं नंबर 2, पहले दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं मैं, अभी एक सेंटेंस और दूं, मोहन सो रहा है। पहले मैं आसान सेंटेंस देता हूं 2 या 3। मोहन सो रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट है, मोहन करता है, और क्रिया की क्या की? मोहन ने, रहा है या सो रहा है? क्या स्लीपिंग पूरी वर्ब है? मोहन सो रहा है, ये पूरी पता लगा क्या काम हुआ? पर सोने का प्रभाव तो मोहन पे ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई? मोहन सो रहा है, सोने का प्रभाव किस पे पड़ा? मोहन पे। तो ये है अकर्मक क्रिया। सुनिए, ये करता है, ये क्रिया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं आ रही है, अभी ऐसी सुनो। लेकिन अगर मैं कहता हूं माँ बच्चों को पीटती है,
माँ बच्चों को पीटती है। इसमें क्रिया कौन कर रहा है? माँ। तो करता है माँ, और माँ क्या करती है? पीटती है। क्रिया माने कि माँ बच्चों को पीटती है। माँ पीटती है, पर किसको पीटती है? क्या पीटने का प्रभाव बच्चों पर ही तो पड़ेगा? सत्यानाश इसका हो जाएगा। माँ थोड़ा ना पीटेगी। जो क्रिया की कर्ता ने, उसका प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। कहते हैं जब कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो उसे कहते हैं सकर्मक। कई बार इसे मैं ऐसे ही अर्थ से बता रहा देता हूँ, और कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर एक बार बताइए, ये करता है, ये क्रिया है, इसमें कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक थी। और ये करता है, ये क्रिया है, और ये एक्स्ट्रा चीज आ गई इसमें। कर्ता क्रिया के बाद एक्स्ट्रा चीज ये आ गई और ये आ गई। अगर कर्ता और क्रिया के बाद एक्स्ट्रा चीज है तो वो वैसे भी सकर्मक होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी इस वाक्य में भी बड़ी चीजें आ जाती है। मैं करके दिखा रहा हूं, सुनो अभी से, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं दोबारा, मैं समय ले जाता हूं सकर्मक अकर्मक पे। एक तीसरा सेंटेंस में देखिए, इसी को बदल कर दिखाता हूं, और ये अकर्मक का उदाहरण है। ये मैं लिखता हूं, राधा अंधेरे से, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, अंधेरे से डरती है। सबसे पहले आप पहचानो कर्ता कौन है। मैं पहले अर्थ से सिखाना चाह रहा हूं। इसमें कर्ता है राधा। मैं चाहता तो इसे बड़े साधारण तरीके से करा देता, पर पहले ना कई बार अर्थ से सीख लो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा। और क्रिया क्या हुई? क्रिया हुई डरती है। पर बताओ डरने का असर किस पे पड़ेगा? अंधेरे पर। राधा अंधेरे से डरती है, पर डरने का असर अंधेरे पे थोड़ा ना पड़ सकता है। डरने जो क्रिया हुई है उसका असली मजा तो राधा ही लेगी। अंधेरा तो इसे और बढ़ाने का काम कर रहा है। राधा डरती तो है, पर डरने का प्रभाव किस पे पड़ा है? कर्ता पर। तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। सुनते रहिएगा। और अगर मैं कहता हूं उसने सब्जी काटी, उसने सब्जी काटी, मैं लिख रहा हूं उसने क्या काटी? सब्जी काटी। ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। उसने सब्जी काटी, तो कोई पूछे कौन सी क्रिया, तो मैं कहता हूं ये सकर्मक है। इसमें कर्ता कौन है? उसने। और क्रिया क्या हुई? काटी। पर काटने का असर तो उसने पे थोड़ा ना पड़ा है। काटी तो क्या गई? सब्जी गई। तो क्या ये कर्म है या नहीं है? कई बार मैं ये 3 सेंटेंस जरूर बताता हूँ, और ये बहुत बड़ा सी चीज हो जाती है, सुनना। कई बार मैं अर्थ से कराता हूँ, कई बच्चों को ये अर्थ से आता नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए क्या ये बात समझ में आई? तो इसमें भी बड़ा सेंटेंस आया। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है निकालने का, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया ऐसे पहचानी जाती है कि जब भी कभी कोई क्रिया सकर्मक होती है, या अकर्मक पहचानो, कोई सी भी क्रिया पहचानो, तो किसी भी वाक्य पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये अकर्मक है सकर्मक है, तो तुम इतना ध्यान रखना, जब भी कोई वाक्य नजर आए और ये पहचानना हो ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो उस वाक्य पे तुम 2 चीजों से प्रश्न कर लो, क्या से और किसको से। फिर सुन लो, जब भी कोई वाक्य हो, सुनो भाई, मैं सारे सेंटेंस यहां पर करने जा रहा हूं, सुनो, मैं यहां करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो, इसे मैं कर देता हूं इधर। मैं कह रहा हूं, सुनो, मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा, राधा आम तोड़ती है, और ये उदाहरण था सकर्मक का। हम ये कैसे पहचाने ये सकर्मक क्रिया है या नहीं है? तो यदि इस वाक्य पे तुम 2 चीजों से प्रश्न कर लो, एक तो क्या से और एक किसको से। ध्यान से सुनना, क्या से और किसको से। अगर इन दोनों से प्रश्न करके कोई उत्तर आएगा, कोई उत्तर आए, बात समझ में आ रही है? कोई उत्तर आएगा तो सकर्मक क्रिया होगी। और अगर कोई, देखिए भाई, क्या और किसको से प्रश्न किया जाए और कोई उत्तर आएगा तो होगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और अगर कोई उत्तर नहीं आए, कोई उत्तर नहीं आए, मैं लिख रहा हूं तुम्हें, ये नहीं आए, उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। फिर सुन लो, मैंने कहा है कि जब भी तुम्हारे पास कोई वाक्य हो और तुम इस पर प्रश्न कर रहे हो किससे, क्या से और किसको से, और कोई उत्तर आता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और उत्तर नहीं आए तो अकर्मक क्रिया है। और प्रश्न कैसे किया जाता है? प्रश्न ऐसे किया जाता है, लोगों को यह नहीं पता होता प्रश्न कैसे किया जाए। देखिए प्रश्न कैसे किया जाएगा, सुनो ध्यान से। मैं अगर तुमसे कहूं ये क्या लिखा है, ये करता है या नहीं है, मैं यहां बताता हूं, सुनो, समझ भाई। मैं कहता हूं ये करता है, आप एक तो करता ले लो, मैं वापस उसी वाक्य पे जाता हूं। देखिए ये रहा, इसी को देख लो, चलो, ये रहा करता। जब भी कोई वाक्य, सबसे पहले आप लो सब्जेक्ट, ले लिया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा बताओ, फिर क्रिया क्या हुई? क्रिया हुई तोड़ती है, ये रहा वर्ब। अब सुनिए, किसी भी वाक्य में हमें यह पहचानना है ये कर्म है या नहीं है। अगर ये क्रिया, ये कर्म होगा तो ये सकर्मक होगी, और अगर ये कर्म नहीं होता तो फिर ये अकर्मक होती है। हम असली में ऐसे पहचानते हैं कि पहले कर्ता ले लेते हैं, फिर क्रिया ले लेते हैं, और इस चीज को यहां से हटा लेते हैं। मान लीजिए इसे हटा दिया, और इसकी जगह लगा लो क्या, और इसकी जगह लगा लो या किसको। इन दोनों से किसी एक से प्रश्न कर लो, अगर प्रश्न करके उत्तर आ गया तो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक है ना? अब सुनिए ध्यान से, और मैं करने जा रहा हूं, सुनो। मैं कई बार कहता हूं, आप फिर सुन लो ध्यान से, कर्ता ले लो, कभी भी कोई सेंटेंस हो कर्ता लेना और क्रिया लेना है। और तुम कैसे पहचानोगे इसे अगर अर्थ से ना आए? कर्ता लिया और क्रिया ली, और मैं कहता हूं ये पता नहीं ये कर्म है या नहीं, अगर कर्म होगा तो ये सकर्मक होगी। तो आप एक काम करो, इसको हटा लो, इसकी जगह क्या और किसको लगा लो, इन दोनों में से एक से प्रश्न कर लो। चलिए बताइए, राधा क्या तोड़ती है? आम। आपको एक कर्ता लेना और एक क्रिया लेना है, जितनी भी चीजों से हटा देना है, और क्या और किसको से प्रश्न करना है। उत्तर आएगा तो सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक। तो मैं कहता हूं राधा क्या तोड़ती है? आम।
राधा किसको तोड़ती है? आम को। इसको हटाकर क्या किसको से प्रश्न करोगे तो उत्तर आएगा, तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा समय ले लिया। एक काम करो, सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब ये रहा, बीच की चीज पता नहीं ये कर्म है या नहीं है। अगर ये कर्म होगी तो सकर्मक है, और ये कर्म नहीं है तो अकर्मक है। वो क्यों? क्योंकि कभी कभी कर्ता और क्रिया के बीच में ये एक्स्ट्रा चीज जो आ रही है, सब लोग इसे कर्म मान लेते हैं, पर जरूरी नहीं ये चीज कर्म हो। कभी कभी ऐसी चीजें कर्म हो भी सकते हैं और कभी कभी कर्म नहीं होती। हमारी हिंदी में कर्ता और क्रिया के बाद में बीच में कभी कभी कर्म आता है, पर कभी कभी कर्म ना आके कुछ और चीजें भी आती हैं। अब ये कैसे पहचानोगे ये कर्म है या नहीं, तो है या नहीं, तो इसका एक तरीका है बच्चे। सबसे पहले आप कर्ता ले लो और फिर क्या ले लो? क्रिया, और बीच में क्या और किसको लगा लो। अगर मैं कहता हूं माँ पीटती तो है, माँ किसको पीटती है? बच्चों को। क्या किसको से उत्तर आ रहा है? अगर कभी क्या और किसको से प्रश्न करके उत्तर आएंगे तो सकर्मक क्रिया होगी। मैं बस इसको बता रहा हूं, सुनो, फिर मैं 2-3 सेंटेंस दूंगा और खत्म करूंगा आज का टॉपिक यहाँ। इस सेंटेंस को देखो, ये बड़ा सेंटेंस था और मैंने लिखा है अकर्मक क्रिया में। ये किसमें था बच्चे? ये अकर्मक क्रिया में। मैं ये कैसे बताऊं कि अकर्मक क्रिया, तो सुन लो। अगर मैं कहता हूं राधा डरती है, आप एक काम करो, एक सब्जेक्ट ले लो और क्रिया क्या हुई? डरती है। इस चीज को पहचानना ये कर्म है या नहीं है, तो इस चीज को बाहर निकाल दो और इनके बीच में क्या और किसको लगा लो। अगर उत्तर आएगा तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया। पर प्रश्न क्या और किसको से करना है। चलिए बताइए, राधा और फिर क्रिया है डरती है, बीच में क्या लगा लो? राधा क्या डरती है? कोई उत्तर नहीं आएगा। राधा किसको डरती है? ये और भी गलत पूछ रहा हूं। पर अगर मैं कहता हूं राधा किससे डरती है, अगर मैं पूछूं राधा किससे डरती है, तो आप कहोगे मेरे से डरती है। पर प्रश्न किससे से नहीं करना है, दो चीजों से प्रश्न करना है, क्या और किसको। क्या और किसको से प्रश्न करके उत्तर निकालते हैं। मैंने पहले अर्थ से बताया, और नहीं समझ में आया तो आप एक काम करोगे, किसी भी वाक्य पर क्या और किसको से प्रश्न करके अगर उत्तर आ गया तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक है। मैं एक काम कर रहा हूं, सुनो भाई, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कुछ सेंटेंस पूछ रहा हूं, सब बच्चे बताएंगे अकर्मक है सकर्मक है, मैं पूछने जा रहा हूं। चलिए पहला सेंटेंस, रवि, सुनिए पहले आसान देता हूं जिसे तुम पहचान लो। मैं कहता हूं पिताजी अखबार अखबार पढ़ रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है जरा बताइए, ये कौन सी क्रिया? बड़े आसान सेंटेंस से पूछूंगा, ये कौन सी क्रिया है? काश मैं तुम्हें पहले सकर्मक करा देता, अकर्मक तो सही था, मैंने एक साथ कराया, ये देखिएगा। हाँ अकर्मक क्रिया थी। अब सुनो भाई, यहां सुनो, मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर सुन लीजिए। अगर कोई वाक्य हो और इस पे क्या से और किससे किसको से प्रश्न करके, किसको से अगर प्रश्न करें उत्तर आ गया तो सकर्मक, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक। और प्रश्न करने का तरीका है, सबसे पहले कौन है? पिताजी, और फिर क्रिया क्या हुई? रहे हैं या पढ़ रहे हैं? अखबार की जरूरत नहीं है, अखबार तो दिख रहा है, पिताजी पढ़ रहे हैं, भी क्रिया हो रही है। पर जब मैं कहता हूं पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। पिताजी किसको पढ़ रहे हैं? अखबार को पढ़ रहे हैं। इनमें से एक से भी उत्तर आएगा तो सकर्मक। ये क्रिया है सकर्मक, एस डाल रहा हूं। पर अगर मैं कहता हूं रवि बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है, देखिए मैं तो कई बार अर्थ से पहचान लेता हूँ, रवि बहुत तेज दौड़ता है, पर सब्जेक्ट कौन है? रवि, और क्रिया क्या हुई? दौड़ता है। तेज क्रिया नहीं है, दौड़ना क्रिया है। पर बताओ रवि दौड़ता तो है, पर दौड़ने का असर तो रवि पे ही पड़ेगा, जो क्रिया हुई उसका असली मजा तो रवि हो जाएगा। अरे तेज तो इसे और बढ़ाने का काम कर रहा है, तेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्रिया अकर्मक है। और ना समझ में आए तो एक तरीका है तुम्हारे पास, किसी भी वाक्य पे एक तो कर्ता ले लो, ये रहा कर्ता, और फिर क्रिया क्या हुई? दौड़ता है, ये क्रिया है। मैं सब चीज हटा दूं तब भी वाक्य रवि दौड़ता है। पर बताइए इसके बीच में क्या लगा लो? क्या? ये सारी चीज हटा लो। रवि क्या दौड़ता है? पता नहीं क्या दौड़ता है। रवि किसको दौड़ता है? ये और गलत। पर अगर मैं कहता हूं रवि कैसे दौड़ता है, तो आप कहोगे तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। पर कैसे से प्रश्न नहीं करना है, सिर्फ किससे करना है? क्या और किसको से। ये जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी। एक सेंटेंस और बताइए आप अभी। अगर मैं कहता हूं राजू ने दवा खरीदी, राजू ने दवा खरीदी, बताइए कौन सी क्रिया है? कर्ता कौन है? राजू। कभी सुना कर्ता ने, कर्म को कारक चिन्ह, राजू ने, ये कर्ता कारक है, करता है। राजू जो काम कर रहा है वो करता है। राजू ने खरीदी, पर क्या खरीदी? दवा। क्या ये कर्म है या नहीं है? ये क्रिया है सकर्मक। आपको इस तरीके से भी प्रश्न आएगा। एक बार सीटेट के प्रश्न पेपर में आया कि रमेश जोर से चीखा, और चीखना क्रिया है। रमेश जोर से चीखा, रमेश जोर से चीखा, कर्ता कौन है? रमेश, और क्रिया क्या हुई? चीखा, रमेश चीखा, अब भी क्रिया हो रही है। कोई पूछे ये कर्म है, मैं कहता हूं ये कर्म नहीं है, ये है अकर्मक क्रिया, क्योंकि चीखने का प्रभाव जोर पर थोड़ी ना पड़ेगा, चीखने का प्रभाव तो रमेश पे ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो एक तरीका है तुम्हारे पास, किसी भी वाक्य पे क्या और किसको से प्रश्न कर लो। रवि क्या चीखा? पता नहीं क्या चीखा। रवि किसको चीखा? ये भी गलत है। पर देखिए रवि कैसे चीखा? जोर से चीखा। कैसे से उत्तर आ रहा है, क्या और किसको से नहीं आ रहा, प्रॉपर उत्तर नहीं आ रहा। तो ये कौन सी क्रिया होगी? ये अकर्मक क्रिया होगी। समझ में आई? लेकिन अगर मैं कहता हूं एक सेंटेंस और देखिए। अगर मैं कहता हूं माधव बगीचे में
पानी दे रहा है, पानी दे रहा है। पता है असली में माधव कर्म कर रहा है, एक ना समझ में कर्म, जिसमें कर्म किया जाएगा वो सकर्मक, पर नहीं, माधव क्या है, सब्जेक्ट, और क्रिया क्या है, रहा है या दे रहा है, देना क्रिया थी, दे रहा है, पर माधव क्या दे रहा है, पानी दे रहा है। क्या ये कर्म है इसमें या नहीं? ये वाली क्रिया सकर्मक है, ये वाली क्रिया अकर्मक। कोशिश मैंने ये की है कि आप इसे समझो, लेकिन इतना बच्चे जानना क्या और किसको से प्रश्न से उत्तर आ जाएंगे अकर्मक। मैंने अर्थ से भी कराया है, मुझे मालूम है कई बच्चे बहुत मुश्किल समझ रहे होंगे, पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है बात? मैं अगले क्लास में ले जाऊंगा, लेकिन एक सेंटेंस बताओ लास्ट, देखता हूं बता पाते हो नहीं, और मुश्किल दे रहा हूं, मुझे लगता है कि तुम नहीं बता पाओगे। ये एक सेंटेंस लास्ट दे रहा हूं, तुम मुझे बताना वो अकर्मक का सकर्मक, जो बता गया वो मैं मान लूंगा। और मैं कहता हूं हाथी, आसान करके दे रहा हूं, हाथी जंगल में, हाथी जंगल में दौड़ रहा है। और मैं एक काम और करता हूं, अगर क्या और किसको से प्रश्न करके उत्तर आ गया तो सकर्मक, और क्या और किसको से प्रश्न करके उत्तर नहीं आया तो अकर्मक। मैं एक काम करता हूं तो मैं और आसान कर देता हूं, इसमें कर्ता कौन है, हाथी, क्योंकि बात हाथी की हो रही है, क्रिया हाथी कर रहा है, और क्रिया क्या हुई, दौड़ रहा है। अब तुम मुझे बताओ ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है, अकर्मक है, या ये सकर्मक है? ए उत्तर लगाओ या बी। आखिरी चीज है, और बाद में मैं सकर्मक के प्रकार पे जाऊंगा भाई। अगली क्लास में एक वर्कशीट करानी है मुझे, और क्रिया के अन्य भेद भी कराने हैं, लेकिन तुम ऐसे समझो। बताओ भाई पहले से समझ आ गया गौरव? कुछ समझ में आया? बताओ जल्दी से बताओ। हाथी जंगल में दौड़ रहा है, मैंने ज्यादा क्लियर नहीं किया आपको, लेकिन दोनों तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं चाहता तो तुम्हें क्या और किसको से पहले भी बता देता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं तुम अर्थ से भी सीखो। बताओ असली में जिस बच्चे ने इसका अकर्मक उत्तर दिया है वो सही है, अकर्मक वाले गए, ये अकर्मक क्रिया है। वेरी गुड, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्यों नहीं है? देखो बी, देखो बबीता ने बी दिया है। बबीता सकर्मक कैसे, जरा बताओ। मैंने तो एक तरीका बताया, हाथी सब्जेक्ट है, कर्ता, और क्रिया ये है। इस चीज को पता नहीं लगता रहा ये कर्म है या नहीं है, तो इसे हटाओ और इसकी जगह क्या और किसको लगा लो। चलो बताइए, हाथी क्या दौड़ रहा है? क्रिया तो पूरी है, दौड़ रहा है क्रिया नहीं है, पूरी क्रिया हुई दौड़ना। हाथी दौड़ रहा है, अरे क्रिया तो पूरी हुई, हाथी रहा है या दौड़ रहा है? दौड़ रहा है, अब क्रिया पूरी हुई। हाथी दौड़ रहा है, ये पूरी क्रिया हुई, ये नहीं है कि हाथी रहा है, ये तो क्रिया ही नहीं हुई, क्रिया तो अब हुई पूरी। जंगल भी हटा दूं तो भी क्रिया हो रही है। हाथी दौड़ रहा है, तो बताएं हाथी क्या दौड़ रहा है? पता नहीं क्या दौड़ रहा है। हाथी किसको दौड़ रहा है? ये भी पता नहीं। पर देखिए हाथी कहां दौड़ रहा है, हाथी कहां दौड़ रहा है, तो तुम कहोगे जंगल में, पर प्रश्न कहां से नहीं करना है तुमको। तो दो ही चीज मैंने बताई, क्या और किसको। अगर इन दोनों से उत्तर आएगा तो ही तो सकर्मक जाएगी, नहीं जाएगी। ये थी अकर्मक। दौड़ने का मजा हाथी तो लेगा, क्रिया का प्रभाव ही हाथी पे पड़ेगा। जंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे ये स्थान क्यों, इसके लिए स्थान तो बन रहा है हाथी के लिए, पर इस पर प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिया होती है उसका सही प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। आपने सही दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आज कोशिश मैंने की है भाई, समास दो करा दिए, कौन से, द्विगु और बहुब्रीहि, और एक कराया मैंने सकर्मक अकर्मक। पर अभी सकर्मक के प्रकार रह गए, बड़ा आसान है वो भी, जब ये समझ में आ गई तो वो भी आ जाएंगे। मैं अगली क्लास में उनके प्रकार बताऊंगा, और जो अन्य भेद क्रिया के वो करने के बाद एक टॉपिक विशेषण भी लूंगा, क्योंकि अभी व्याकरण की कुछ क्लासेस बाकी हैं। आप धैर्य से पढ़ते रहिए, आप ये मत सोचिए कि हमारा कोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लास हो रही है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ना सीटेट का इस दिन, वैसे तो नोटिफिकेशन है जुलाई के आसपास आपका पेपर होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हैं बच्चे, बिल्कुल मैं पेडागोजी पे आ जाऊंगा। पहले आप थोड़ी सी ग्रामर कीजिए, समझ में आएगा। तो आज मैं इतनी क्लास रखूंगा, 1 घंटे की बहुत है क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गई बात? हाँ, लेट इसलिए हूँ बच्चे क्योंकि थोड़ा सा बिजी से शेड्यूल चल रहा है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं तुम्हारी क्लास में आता रहूंगा, ठीक है? चलिए, बढ़िया क्लास रही, चलिए, थैंक यू वेरी मच।